डियर लिसनर्स, इस नावल की 6th एपिसोड आज आप सुनने जा रहे हैं। इस एपिसोड को देर से अपलोड करने पर आप सबसे माजर चाहता हूं और बगैर कुछ मज़ीद डिले किए इस नावल की छठी एपिसोड को शुरू करते हैं। तेरे रिजल्ट का क्या बना? हिमान, जुनैद, साइम और शुएब से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कर रहा था। जुनैद ने पुरजोश अंदाज में कहा, भाई मुझे लगता है सर आसिफ को मैं बहुत अच्छा लगता हूं। उसकी बात पर तीनों अपनी जगह हैरान हुए और सोचने लगे कि क्या जुनैद को उन्होंने अच्छे ग्रेड से पास कर लिया था। तभी साइम की सदमे भरी आवाज उभरी और वो बोला, क्यों भाई, क्या तुझे ए ग्रेड दे दिया है सर आसिफ ने? अरे नहीं तो, वो तो तब देते जब मेरी शक्ल देखना गवारा न करते। अब वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से उनकी शागिर्दी इख्तियार कर लूं। जुनैद ने गोल मोल सी बात की तो शुएब ने कहा, भाई साफ साफ बता क्या किया उन्होंने? और क्या करना था, फेल कर दिया, डायरेक्ट एफ। उसकी आवाज में कोई अफसोस नहीं था, जैसे वो ये बात पहले से जानता हो। तभी हिमान ने कहा, और मुझे डी ग्रेड दिया है। हाँ, मुझे डी प्लस। साइम ने भी अपना बताया तो शुएब ने कहा, सेम हेयर, मुझे भी डी प्लस दिया है। बाकी तीनों को डी प्लस माइनस और जुनैद को एफ। ये क्या चक्कर है भाई? शुएब ने इस मसले को हल करने की कोशिश की। तभी साइम ने कहा, चक्कर जो भी हो, दोस्त को मैदान जंग में अकेला नहीं छोड़ सकते। हम भी तेरे साथ दोबारा कोर्स उठाएंगे। क्योंकि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, शुएब बोला। और फिर वो तीनों एक दूसरे की टांग खींचते हुए हंसी मजाक करने लगे। दोबारा इस कोर्स को पढ़ने के लिए उसकी फीस की भी जरूरत थी। हिमान ने फीस के पैसों के लिए शाइस्ता बेगम से बात की। उन्होंने हमीद अहमद और उमर के इल्म में लाए वगैरह से पैसे दे दिए थे। अम्मी, आप बाबा जान और भैया को मत बताइएगा, दोबारा इम्प्रूवमेंट करके उन्हें रिजल्ट दिखाऊंगा तो वो खुश हो जाएंगे। शाइस्ता बेगम ने उसकी बात सुनकर प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और कामयाबी की दुआ की। पहले से ही उसका सेमेस्टर चल रहा था, अब एक कोर्स का मजीद इजाफा हो चुका था। उन चारों ने जूनियर्स के साथ कोर्स ज्वाइन करना था। क्लास की टाइमिंग और दीगर इंफॉर्मेशन के लिए उस बैच के CR को ढूंढने वो चारों जूनियर्स के पास आए थे। किसी जूनियर स्टूडेंट से CR का पूछा तो उसने बताया कि कुछ देर में आ जाएगी। आ जाएगी मतलब लड़की है? शुएब ने हैरत से हिमान को देखा। उसने भी अपनी आईब्रोज उचकाई, जैसे कह रहा हो कि मुझे क्या पता। थोड़ी देर में CR से उनकी मुलाकात हो गई थी। वो लंबे कद की खूबसूरत सी गंदमी रंगत और आधी कमर तक आते स्याह बाल वाली, जहानत से भरपूर चमकती आंखों वाली एक बाएतमाद लड़की थी। हेलो, मेरा नाम ईशल है और मैं इस बैच की CR हूँ। उस लड़की ने नर्म सी मुस्कुराहट सजाकर उन्हें बताया। उन चारों ने बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन करवाया। ईशल ने सब पर एक निगाह डाली और फिर हिमान पर आकर उसकी निगाह ठहर गई। क्या आप मुझे अपना नंबर दे देंगे? ईशल ने यह कहकर अपना फोन का लॉक खोला तो हिमान को हैरत हुई और वो बोला, नंबर? लेकिन क्यों? वो आपको क्लास के ग्रुप में ऐड करना है ताकि जब मैं कोई अपडेट दूं तो आप तक भी साथ पहुंच जाए और मुझे अलग से इन्फॉर्म न करना पड़े। ईशल ने वजाहत दी तो हिमान ने समझने के अंदाज में सर हिलाकर उसे अपना और बाकी तीनों का नंबर भी नोट करवा दिया। जाते हुए ईशल ने हिमान को एक बार फिर भरपूर निगाहों से देखा और नर्म से अंदाज में मुस्कुराते हुए चली गई। हिमान के साथ साथ उन तीनों लड़कों ने भी ये बात नोट की थी। भाई तू आज हमें बता ही दे, कौन सा मैग्नेट है तेरे पास? जहां जाता है कोई ना कोई लड़की तो इससे सेट होने की कोशिश करती है। वो तीनों चलते उसे तंग करने लगे। अब उन्होंने अगली क्लास लेने जाना था। भाइयों, मेरे पास ऐसा कोई मैग्नेट नहीं। वो मेरे चेहरे के नील को, यानी जख्मों के निशानात को देख रही थी। हिमान ने बात टालने की कोशिश की, वरना ये बात वो भी जानता था कि ईशल उसकी आंखों में देख रही थी, ना कि उसकी आईब्रोज के ऊपर बने जख्म को। अबे छोड़ यार, तू बताना ही नहीं चाहता ना? तू चाहता ही नहीं कि तेरे दोस्तों को भी कोई खूबसूरत लड़की घास डाले? शुएब ने उसे तंग करते हुए कहा तो हिमान ने कहा, प्लीज यार, अब मुझे मजीद डिस्टर्ब मत कर। वो तीनों से जानबूझकर और भी तंग करने लगे थे। साइम ने कहा, बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। शुएब और जुनैद भी उसके हम आवाज होकर गाना गाने लगे। वो उन तीनों से बचते हुए क्लास की तरफ भागा। अंदर घुसते ही तीनों की जुबान को एकदम ब्रेक लगा था।
वो इंतहाई शराफत से संजीदा होकर खाली जगहों पर बैठ के किसी को आगे जगह मिली तो किसी को पीछे, क्योंकि क्लास शुरू होने ही वाली थी और प्रोफेसर साहब क्लास में मौजूद थे। हिमान को सबसे आगे जगह मिली थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए पीछे बैठे तीनों दोस्तों को गर्दन मोड़कर एक शरारती मुस्कुराहट उछाली, जैसे कह रहा हो कि अब मजा आया। चंद दिन बाद घर पर अनीसा का फोन आया। एमएल को कुछ लोग देखने आ रहे थे। उन्होंने सबको अपनी तरफ खाने पर बुलाया था। शाइस्ता बेगम, आयशा और नफीसा बेगम को हिमान सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही छोड़ आया था। आयशा की उस दिन छुट्टी थी। हिमान और ताशा ने वापसी पर शाम में इकट्ठे उनके यहाँ जाना था। हिमान की क्लास खत्म हुई तो वो बाइक लेकर ताशा के डिपार्टमेंट आ गया। आधे घंटे बाद वो अपनी फ्रेंड्स के झुरमट में अपने डिपार्टमेंट से निकलती हुई दिखाई दी। हिमान ने उसकी तरफ देखा जहां से ताशा आ रही थी। मलाइका, माहीन और निमरा के अलावा उनके साथ एक नई लड़की भी थी जिसे हिमान ने पहली बार देखा था। उसने उन सब के पास जाना मुनासिब न समझा और दूर से ही ताशा के फोन पर कॉल की। ताशा ने बातें करते करते अपना फोन देखा तो बेसाख्ता पार्किंग की तरफ अपनी निगाह दौड़ाई। हिमान का बाइक नजर आते ही उसने सबको अलविदा कहा और तेज तेज कदम उठाती उसके करीब आ गई। मुझे पहले घर जाना है, चेंज करना है मुझे। उसके पीछे बाइक पर बैठते हुए ताशा ने तहकुमाना लहजे में कहा तो हिमान के अंदर शरारत की लहर दौड़ गई। घर? लेकिन क्यों? मैं सीधा फूफू के घर जाऊंगा। तुमने घर जाना है तो पॉइंट पे चली जाओ। उसने किक लगाकर बाइक स्टार्ट कर ली तो ताशा ने कहा, हिमान मुझे चेंज करना है, इस होलिये में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। यार उनके घर मेहमान आने वाले हैं तो अच्छे लगूंगी क्या? हाँ तो क्या हुआ? मेहमान तो एमएल को देखने आ रहे ना, तुम्हें देखने थोड़ी आ रहे हैं जो तुम्हारा रंग रोगन करना जरूरी है। हिमान की बात पर ताशा का दिल किया कि उसे चलती बाइक से धक्का दे दे। हिमान के बच्चे? ताशा ने उसकी कमर पर जोरदार चुटकी काटी। हिमान ने अपना बचाव करते हुए बाइक एक तरफ करके रोकी। कितनी बार कहा है कि इस तरह की हरकतें न किया करो। अभी मेरे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती अगर बाइक तो। और फिर और खूबसूरत होलिये में तुम पहुंचती फूफू के घर। उसने गर्दन मोड़कर ताशा को डराने की कोशिश की तो उसने भी मुंह बना लिया। उसका फूला हुआ चेहरा देखकर हिमान ने उसे मजीद तंग करने का इरादा तर्क कर दिया था। अच्छा चलो मूड ठीक करो, मैं मजाक कर रहा था, पहले घर ही चलते हैं। हिमान की बात सुनकर उसके चेहरे की टेंशन खत्म हो गई थी, मगर वो फिर भी कुछ भी ना बोली। हिमान ने साइड मिरर से उसके चेहरे के रिएक्शन देखे तो हल्का सा मुस्कुराया। वो खुश हो गई थी, मगर मजाल है जो कभी उसे थैंक्स कह दे। उसकी अकड़ आईफिल टावर से भी ऊंची थी, मगर हिमान को न जाने क्यों वो फिर भी अच्छी लगती थी। घर पहुंचकर हिमान ने अपने भी कपड़े बदल लिए थे। मुंह हाथ धोकर वो फ्रेश हो गया तो लाउंज में बैठकर ताशा का वेट करने लगा। 15 मिनट मजीद इंतजार करने के बाद वो तैयार होकर उसके सामने आ गई थी। हल्के गुलाबी रंग के कपड़ों के साथ हल्का मेकअप और ज्वेलरी पहने वो मजीद खूबसूरत लग रही थी। हिमान ने बगैर कुछ कहे उस पर एक निगाह डाली और फिर उसे अपने साथ लेकर अनीसा बेगम के घर पहुंचा। हमीद, अहमद और उमर ने 2 घंटों बाद इकट्ठे आना था। ताशा अंदर जाते ही अलीना और एमएल के पास पहुंची। वो एमएल को तैयार कर रही थी। हिमान ड्राइंग रूम में बैठ गया। नफीसा और शाइस्ता बेगम किचन में थी। समोसे और केक तो घर में बनाए थे। कुछ चीजें लाने अनीसा ने हिमान को बाजार भेजा। सभी अपने अपने कामों में मसरूफ थे। हमीद, अहमद और उमर के आने के थोड़ी ही देर बाद मेहमान भी आ गए थे। वो लोग 3 खवातीन और 2 मर्द थे। एक लड़के की वालदा और बहन थी, एक फूफो और एक उसके फादर। लड़का भी साथ आया था। देखने में तो अच्छा था और लोग भी अच्छे ही लग रहे थे। खाने पीने के बाद वो लोग मकसद की बात करने लगे और लड़की को बुलवाने के कहा तो ताशा और अलीना एमल को ले आई थी। फारिया और आयशा खुद ही सामने नहीं आई थी। एमल को लड़के की वालदा ने अपने साथ बिठा लिया और उससे मुख्तलिफ बातें करने लगी। हिमान, अनीसा और मेहमान खवातीन की गुफ्तगू की तरफ मुड़ा हुआ था। प्लेट से बिस्किट उठाते ही उसकी नज़र बिल्कुल अचानक ही लड़के की तरफ उठी। वह सबका ध्यान एमल की तरफ हो जाने का फायदा उठाते हुए ताशा के सरापे का भरपूर जायजा ले रहा था। बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में हिमान का खून उबला। उसने बिस्किट मुंह में डालकर ताशा को फौरन टेक्स्ट किया, ताशा कमरे में आकर जरा मेरी बात सुनना, बहुत जरूरी बात है। वो कप को टेबल पर रखकर एकदम उठकर अंदर चला गया। ताशा ने मैसेज पढ़ा तो उलझ थी उसके पीछे आई। हाँ बोलो, क्या जरूरी बात करनी थी तुमने? ताशा, वो बात दरअसल ये है कि उसने परेशानी के आलम में अपनी पेशानी मसली और फिर ताशा को देखा। वो उसकी तरफ मुकम्मल खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। तुम ना अब अंदर ही बैठो, बाहर नहीं आना। वो एकदम से कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकलकर दरवाजे को लॉक कर दिया।
ताशा को 2 सेकंड लगे थे सब कुछ समझने में। उसे हिमान पर बेपनाह गुस्सा आया। हिमान, ये क्या बदतमीजी है, दरवाजा खोलो। मेहमानों को लिहाज करते हुए दबे लहजे में चिल्लाई थी, मगर हिमान दरवाजे को लॉक करके जा चुका था। वो गुस्से से दरवाजे को घूर कर वहीं बैठ गई। अगर बाहर मेहमान न होते तो अब तक उसने दरवाजा पीट डालना था। हिमान बाहर आकर वापस अपनी पहली जगह पर बैठ गया और चाय का कप उठाकर पीने लगा। लड़के की नज़र उसी तरफ थी जहां से ताशा गई थी और हिमान आया था। उसकी नज़रें जब हिमान की नज़रों से टकराई तो हिमान ने बेखौफी से उसे घूरा। उसकी नज़रों का मतलब समझकर वो शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगा। हिमान उसकी चोरी पकड़ चुका था और ये बात वो भी समझ गया था। लड़की की माँ ने एमल को पसंद कर लिया था, लेकिन फिर भी अनीसा बेगम ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांग लिया था। वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाह रही थी, वरना यह रिश्ता सबको ही पसंद आया था। कुछ देर बाद मेहमान वापस चले गए तो हिमान ने अंदर जाकर दरवाजे का लॉक खोला। ताशा उसे देखते ही फौरन उस पर झपटी और अपने नाजुक हाथों का बेदरग उस पर इस्तेमाल करने लगी। बदतमीज जाहिल इंसान, ये कौन सा प्रैंक कर रहे थे तुम मेरे साथ? वो इंतहाई गुस्से में बोली तो हिमान ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। शुक्र था कि उसने कांच की चूड़ियां नहीं पहन रखी थी, वरना हिमान का चेहरा जख्मी हो जाता। हाँ तो तुम बाहर क्या कर रही थी? वो लोग एमल को देखने आए थे ना, तो तुम्हें इसलिए मैंने अंदर भेज दिया। हिमान ने उसके हाथ पकड़कर कहा तो वो बोली, बस करो, बड़े आए दादा अब्बा कहीं के, पहले नहीं बता सकते थे? उसने झटके से जोर लगाकर अपने हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाए। अगर पहले बता देता तो तुमने कौन सा टिक कर अंदर बैठना था? पहले बता देते ना तो मैं आयशा और फारिया के साथ बैठ जाती। आइंदा अगर तुमने मुझे ऐसे बंद किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, सीरियसली? वो बेखौफ अंदाज में 2 कदम उसके नजदीक आकर कहने लगा। एक नजर से सर से पांव तक देखा और फिर आहिस्ता से बोला, वैसे मेकअप करने के बाद तुम ना और भी चुड़ैल लग रही हो। आखिरी अल्फाज कहते वो बाहर की तरफ भागा। उसकी बात समझ आने पर ताशा भी इसके पीछे भागी, मगर बड़ों के बीच उसे तमीज से बैठे देखकर उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बेचकर उसे घूरा था। संजीदा सी सूरत बनाए वो बैठा बिल्कुल शरीफ और डिसेंट इंसान लग रहा था। ताशा के जी चाहा कि उसकी शिकायत लगा दे, मगर फिर उसने अपना इरादा छोड़ दिया था। रिजल्ट वाले दिन उसकी अच्छी खासी दुर्गत बनी थी। उसकी कनपट्टी के करीब हल्का सा नील का निशान अब भी मौजूद था। रात का खाना लगा तो सभी अपनी अपनी कुर्सियां संभाल कर बैठ गए थे। ताशा को उम्र के करीब जगह मिली, वो वहीं बैठ गई और खाने के दौरान हल्की बुल्की गपशप भी होने लगी। तभी अनीसा बेगम ने सबसे पूछा, वैसे आप लोगों का उम्र की शादी का क्या इरादा है? उनके सवाल पर ताशा गौर से कान लगाए सबके जवाब की मुंतजर थी। अरे हम तो कब से कह रहे हैं कि लड़की का नाम बता दो, हम रिश्ता ले जाते हैं, मगर हर बार ये टाल देता है। हमीद अहमद ने इतने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि एक लम्हे को हिमान को यकीन ही नहीं आया कि ये उसके बाबा जान ने कहा है। वो खाना रोक कर उन्हें देखने लगा। तभी अनीसा बेगम ने कहा, तुम पूछ लो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। हाँ भाई बताओ, आज तो बता ही दो, कौन है वो? कोई है भी या बस वैसे ही टाल रहे हो तुम? अनीसा बेगम ने बिरयानी की डिश उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। सभी लोग खाना खा रहे थे सिवाय हिमान और ताशा के। फिलहाल तो फूफो मुझे शादी से दूर ही रखें, उसने हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए कहा। तो ताशा का दिल बुझने लगा। फिर ये सोचकर दिल में सुकून हुआ कि अभी उसकी पढ़ाई भी तो मुकम्मल नहीं हुई, क्या मालूम वो भी उसे पसंद करता हो और उसकी स्टडीज कंप्लीट होने का वेट कर रहा हो। वो दोबारा सुकून से खाना खाने की लगी थी। हिमान सिर्फ हमीद अहमद का रवैया देखता रहा। हमीद अहमद उससे कभी इस अंदाज में बात नहीं करते थे, लेकिन उम्र से वो अक्सर ऐसे बात करते थे जैसे उनका बेटा नहीं दोस्त हो। हिमान का दिल एकदम ही हर चीज से उचाट हो गया था। खाना खाते खाते उसने खाना छोड़ दिया और प्लेट पर एक खिसका दी। टिश्यू बॉक्स से 2-3 नैपकिन निकालकर उसने हाथ साफ किए और कुर्सी घसीट कर उठ खड़ा हुआ। उसे खाने के दौरान उठता देखकर अनीसा बेगम ने उलझ कर पूछा, हिमान क्या हुआ? खाना तो ठीक से खा लो बेटा। बस फूफो, पेट भर गया मेरा। आहिस्ता से ये कहकर वह वहां से टेरेस पर चला गया। रात की तारीकी में आसपास के घरों में जलती रोशनियां बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी नजरें उन रोशनियों से होते हुए काले आसमान की तरफ गई तो रात के पर्दे पर माजी का एक मंजर चलने लगा। जब हिमान एक मर्तबा लाउंज में बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा था, पोर्च में कार रुकने की आवाज आई और फिर हॉर्न सुनाई दिया। हिमान ने फौरन उठकर टीवी ऑफ किया और अपनी किताबें और कॉपी निकालकर बैठ गया। उसके पेपर्स करीब थे और हमीद अहमद ने उसे पढ़ाई के अलावा कोई भी फालतू काम करने से मना किया था। उसने और ताशा ने एक साथ अपने अपने खिलौने की फरमाइश की थी।
ताशा को डॉल हाउस चाहिए था और ईमान को रिमोट कंट्रोल कार। हमीद अहमद लाउंज में जब दाखिल हुए तो उन्हें उनकी नज़र ईमान पर पड़ी, जो अपने काम में मसरूफ़ था। ईमान ने भी ज़रा सी नज़र उठाकर उन्हें देखा और सलाम किया और फिर से दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। हमीद अहमद उसके करीब सोफे पर बैठ गए और हाथ में पकड़ा शॉपर एक तरफ रखकर उन्होंने ताशा को आवाज़ दी। शाइस्ता बेगम उनके लिए फ़ौरन पानी का गिलास लेकर आई थी। वो पानी पीकर शाइस्ता से खाने का पूछकर खाली गिलास लेकर वापस चली गई। ताशा मुंह फुलाते हुए अपने कमरे से निकली और उनके करीब आई तो उन्होंने उसे गोद में बिठा लिया। मेरी गुड़िया अब तक नाराज़ है मुझसे? हमीद अहमद ने इंतहाई नर्म लहजे में बड़े लाड से पूछा तो वो बोली, जी मैं आपसे नाराज़ हूँ और तब तक बात नहीं करूँगी जब तक आप मुझे मेरा डॉल हाउस नहीं ला कर देंगे। वो बच्चों की तरह रूठे हुए लहजे में बोली तो हमीद अहमद उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराए और अपने पास रखा हुआ शॉपर उसकी तरफ बढ़ाया। अच्छा ये लो, ये रहा मेरी गुड़िया का डॉल हाउस, अब नाराज़गी ख़त्म होगी ना? वो प्यार से उससे पूछने लगे तो ताशा ने खुशी से शॉपर खोला और अंदर डॉल हाउस का बॉक्स देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू सो मच मामू जान, आप तो ग्रेट हैं। मैं अभी इसको अपने रूम में सेट करके आती हूँ। वो छलांग मारकर उनकी गोद से उतरी और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। पहले वो नफीसा बेगम के साथ उनके कमरे में रहती थी और ईमान उमर के साथ कमरा शेयर करता था। उसके जाने के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ईमान गौर से अपने बाबा जान को देखने लगा। उसे देखकर वो यूं नहीं मुस्कुराते थे जैसे वो ताशा को देखकर मुस्कुराते थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर उनकी मुस्कुराहट सिमटी तो ईमान ने एकदम निगाहें झुका ली। वो उनसे पूछना चाहता था कि वो उसकी कार क्यों नहीं लाए, मगर उस वक्त उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक आइडिया उसके दिमाग में आ गया। अगर ताशा का डॉल हाउस एग्जाम से पहले आ सकता था तो उसकी कार भी तो आ सकती थी। रात के खाने पर ईमान कमरे से बाहर न आया तो हमीद अहमद ने उसके बारे में पूछा, ईमान कहाँ है? जी वो तो दोपहर से कमरे में बंद है। शाइस्ता बेगम ने टेबल पर खाने के लवाज़मात सजाते हुए आहिस्ता से जवाब दिया तो हमीद अहमद ने गुस्से से पूछा, बंद है लेकिन क्यों? वो उसने आपसे रिमोट कंट्रोल कार की फरमाइश की थी ना, मगर आपने नहीं ला कर दी। हाँ तो मैंने कहा तो है उससे कि एग्जाम्स के बाद ले दूंगा, वरना तो सारा वक्त उसी के साथ खेलता रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? हमीद अहमद की आवाज़ में हल्की सी गिरज थी। दरअसल आप ताशा के लिए डॉल हाउस लेने गए थे तो ईमान की कार भी ले आते अगर। वो इस बात को महसूस कर गया है शायद। शाइस्ता ने ढके छुपे लफ्जों में उन्हें ईमान की अफसरदगी बावर करवाने की कोशिश की तो वो गुस्से में आ गए। वो ताशा जैसा रिजल्ट भी तो लेकर आए, तभी उसे ताशा वाली इम्पोर्टेंस मिलेगी। स्टडीज़ के अलावा हर चीज़ में उसकी तवज्जो होती है, बस एक नहीं होती तो स्टडीज़ में, तुम्हारे लाडले की। हमीद अहमद ने गुस्से से कहा तो शाइस्ता बेगम खामोश होगी। अब जाओ और उसे कहो कि बाहर आकर खाना खाए। हमीद अहमद ने गुस्से में कहा। उन्हें खाने के वक्त बिला वजह के नखरे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और ख़ासतौर पर ईमान की ऐसी उल्टी सीधी हरकतें जो वो अक्सर औकात करता रहता था उनके गुस्से को कम नहीं होने देती थी। उनके बड़े दोनों बच्चों में से किसी ने भी कभी ईमान जैसी हरकतें नहीं की थी। हमीद अहमद के हुक्म पर शाइस्ता बेगम उठकर उमर और ईमान के कमरे में चली गई और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ गई। किधर है वो, आया नहीं क्या? बाकी सब खामोशी से हमीद अहमद का पारा चढ़ते हुए देख रहे थे। उनके गुस्से से सभी को डर लगता था। शाइस्ता बेगम ने कहा, वो कह रहा कि उसे भूख नहीं। उसकी भूख तो मैं अभी पूरी करता हूँ। हमीद अहमद एकदम गुस्से से उठे और ईमान के कमरे की तरफ गए। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो बेड के साथ लगकर फर्श पर बैठा था। सर को घुटनों पर रखकर वो एक हाथ की उंगली से फर्श पर न जाने कौन सी डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहा था। खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? उन्होंने खासे रौबदार अंदाज में पूछा। एक तो यूं भी उस वक्त उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे और ऊपर से उनकी आवाज़ में भी खास सख्ती थी। ईमान ने घुटनों से सर उठाकर उन्हें देखा। उसे ताशा वाला डॉल हाउस याद आ गया था। हमीद अहमद उसका खिलौना लाना भूल गए थे। ईमान को याद आ गया था कि वो यहाँ क्यों बैठा है। तभी वो बोला, मुझे नहीं खाना, मैं आपसे नाराज़ हूँ। 8 साल की उम्र में वो नाराज़गी का इजहार भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। ताशा की तरह नखरे से इठलाते हुए कहने की बजाय उसकी तेज़ रफ्तार धड़कन ने उसे अल्फाज भी सही से अदा नहीं करने दिए थे। वैसे तो हमीद अहमद का उस पर बहुत रौब था, मगर उस वक्त बात उसकी रिमोट कंट्रोल वाली कार की थी। सो उसने ज़्यादा सोचे समझे बगैर ही ये बात कह दी। जैसे ताशा ने नाराज़ होकर अपना डॉल हाउस उनसे मंगवा लिया था, वो भी अपनी कार उनसे मंगवाना चाहता था। उसके अल्फाज सुनकर हमीद अहमद ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो उसका नन्हा सा दिल एकदम खौफ से बेइंतहा कांपा था।
उसके मजीद करीब आए और नीचे को झुके और उसका कान पकड़कर उसे खड़ा किया। ईमान को ऐसा लगा कि उसका कान जड़ से उखड़कर हमीद अहमद के हाथ में आ जाएगा। उन्होंने उसे अपने साथ दरवाजे तक घसीटा और फिर दरवाज़ा लॉक करके वो फिर उसकी तरफ मुड़े। उनकी निगाहों में उस वक्त जो गुस्सा नजर आ रहा था वो ईमान को यह बताने के लिए काफ़ी था कि ज़िंदगी में आइंदा कभी भी वो इस किस्म के अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकालेगा। उन्होंने उससे यह भी नहीं पूछा था कि उनसे नाराज़ क्यों था। उस रोज़ उस कमरे में हमीद अहमद ने उसे उम्र के मोटे चमड़े वाले बेल्ट से बुरी तरह पीटा था। उसकी सिसकियां आहिस्ता आहिस्ता चीखों में बदलने लगी। ये आज की बात है, आइंदा मेरे सामने ऐसी बकवास करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। उसे वहीं रोता सिसकता छोड़कर वो कमरे से बाहर चले गए। उस दिन ईमान के दिल में उनका ऐसा डर खौफ बैठा कि गलती न होने के बावजूद भी उनके सामने उसकी आवाज नहीं निकलती थी। ईमान को अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसने चौंक कर गर्दन मोड़कर पीछे देखा। आयशा चाय के 2 कप थामे उसके करीब आई और 1 कप उसकी तरफ बढ़ाया। ईमान ने आहिस्ता से उसके हाथ से कप थाम लिया तो वो बोली, यहां क्या कर रहे हो तुम इतनी ठंड में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, थोड़ी देर के लिए तन्हाई चाहिए थी मुझे। वो दूसरी तरफ मुंह करके उससे कहने लगा, ओह सॉरी, फिर तो मुझे जाना चाहिए। आयशा वहां से जाने लगी तो ईमान ने आवाज देकर उसे रोक लिया। नहीं आयशा, रुक जाओ। यह कहकर ईमान ने चाय का कप अपने लबों से लगा लिया। गरम गरम भाप उड़ाती चाय ने उसकी जुबान जला दी थी। उसने बेइख्तियार मुंह बनाते हुए आयशा को देखा तो हंसने लगी। हाँ तो थोड़ा सब्र कर लिया करो, वैसे तुम खाना क्यों छोड़कर आ गए थे? उसके साथ खड़ी उससे पूछने लगी, साथ में आहिस्ता आहिस्ता चाय के छोटे छोटे घोंट पे पीने लगी थी। बस पेट भर गया था मेरा। उसने बेदिली से चाय के कप को देखा, शायद चाय से भी उसका दिल उचाट हो गया था। तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। आयशा ने उसकी तरफ खोजती निगाहों से देखते हुए कहा तो ईमान ने अपनी निगाहों का जाविया बदलते हुए चंद लम्हे आयशा को खामोशी से देखा। उसके चेहरे पर उदासी थी और शायद कोई दर्द भी। आयशा ने महसूस कर लिया था कि वो उस वक्त अंदर से बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। एक बात तो बताओ आयशा, क्या मैं बाबा जान का सगा बेटा हूं या कोई दरवाजे के बाहर छोड़ गया था मुझे? उसकी नजरें कप पर थी और वो उसके किनारे पर अपनी उंगली फेरते हुए ये बात पूछ रहा था। इस सवाल के पीछे कौन सा दुख था, आयशा ये बात समझ गई। ईमान, वो तुम्हें पसंद नापसंद नहीं करते, बस वो नहीं चाहते कि आजकल के बहुत से दूसरे लड़कों की तरह तुम बिगड़ जाओ या गलत कामों में पड़ो, इसलिए बस थोड़ी बहुत सख्ती करते हैं। आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की। दूसरे हाथ में उसने चाय का कप थामा हुआ था। ईमान को आयशा की जस्टिफिकेशन पसंद नहीं आई थी। हाँ तो फिर मुझे प्यार से भी तो समझा सकते हैं ना सारी बातें। तुम पे या भैया पे तो उन्होंने कभी सख्ती नहीं की, तो फिर मुझ पर क्यों? ईमान ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा तो आयशा ने कहा, क्योंकि हम उन्हें कभी ऐसा मौका ही नहीं देते कुछ भी बोलने का। आयशा की बात पर उसके चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ा। सही कह रही हो तुम सब अच्छे हो ना, फर्माबरदार बच्चे हो। मैं तो हूं ही लोफर, आवारा और बिगड़ा हुआ इंसान। ईमान, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आयशा को उसकी बात से तकलीफ हुई थी। उसने उसे समझाने की कोशिश की मगर उसकी बात को बीच में ही काट कर बोला, हाँ तो कैसी बात है? क्या सिर्फ ग्रेड अच्छे लाने वाली औलाद ही अच्छी होती है? दूसरी चीजें भी मैटर नहीं करती क्या? घर के सारे छोटे मोटे काम मैं करता हूँ, तुम लोगों को हर जगह लेकर जाना मेरी जिम्मेदारी है। गाड़ी और घर की हर खराब चीज मुझे ठीक करवानी पड़ती है, मगर फिर भी कभी उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत भी खुशी के बोल नहीं बोले थे। हाँ लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा कर दूं तो फौरन मेरी शामत जरूर आ जाती है। मेरा भी दिल चाहता है कि कभी अपनी मर्जी से अपने दोस्तों से मिलने जाऊं, घूमूं फिरूं जैसे बाकी सब लड़के करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो इस वक्त इस पर भी पाबंदी है। और अगर कभी घर आने में देर हो जाए तो मुझसे आधी मुजरिमों जैसी तफ्तीश शुरू हो जाती है। ताशा से तो उन्होंने कभी नहीं पूछा कि कब वापस आओगी या कितनी देर के लिए जा रही हो। उसने जब जाना हो उसे फौरन इजाजत मिल जाती है और मैं उसका फ्री ड्राइवर भी हूं। वो दबे दबे गुस्से में उससे गिला कर रहा था। ताशा भी न जाने किस वक्त वहां चली आई और वो फौरन बोली, ईमान, तुम्हें मुझसे क्या मसला है? ईमान के मुंह से अपना नाम सुनकर वो फौरन गुस्से में आकर बोली थी, तुम्हारी बात नहीं हो रही, बस मैं अपनी बात कर रहा था। ईमान ने बात बदलने की कोशिश की तो वो बोली, कैसे मेरी बात नहीं हो रही? मैंने खुद सुना कि तुम मेरा नाम ले रहे थे। अगर तुम्हें मुझसे इतना ही मसला है तो मैं मामू जान को कह देती हूँ। ड्राइवर के काम से तुम्हारी जान छूट जाएगी और आइंदा मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वो उसे धमकाते हुए वापस मुड़ी तो आयशा ने हाथ पकड़कर उसे रोका। ताशा,
हम कोई और बात कर रहे थे, तुम खामखा गुस्सा हो रही हो। ताशा ने एक गुस्सीली निगाह हिमान पर डाली जो तीखी निगाहों से उसे ही देख रहा था। हाँ, तुम तो इसी की साइड लोगी ना, बहन जो हो इसकी। वो हिमान को देखकर आयशा से बोली तो आयशा ने बेख्तियार गहरी सांस ली। ताशा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, हम सच में कोई ऐसी बात नहीं कर रहे थे। उसने फिर से मामला सुलझाने की कोशिश की तो वो हिमान को गुस्से से देखने लगी। उसका पहले ही हमीद अहमद के रवैये पर दिल दुखा हुआ था, अब ताशा की मुंह जोरी पर गुस्से से कप को वहां पड़े स्टूल पर रख कर वो नीचे चला गया। आयशा ने अफसोस से सर हिलाते हुए ताशा को देखा जो उसके गुस्सीले अंदाज की वजह समझ नहीं पाई थी। क्या ताशा, पहले ही वो इतना दुखी हो रहा था, तुमने आकर जल्दी पर तेल डाल दिया? हाँ, तो वो मेरे बारे में जो बकवास कर रहा था, तुम भी तो मजे से खड़ी होकर सुन रही थी ना। ताशा को आयशा के इल्जाम पर गुस्सा आया तो वो बोली, ताशा, वो तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा था, बाबा जान के रवैये की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हें हर चीज की इजाजत मिल जाती है, उसे नहीं मिलती। वो भी तो इंसान है, उसका भी दिल चाहता है कि अपने फ्रेंड से मिले, उनके साथ टाइम गुजारे, घूमे फिरे। सिर्फ एक सब्जेक्ट में कम नंबर लाने पर बाबा जान उस पर इतनी सख्ती करते हैं, मगर जब वो कोई अच्छा काम करता है तब उसकी तारीफ नहीं करते। तुम खुद बताओ, क्या उसे गिला करने का हक भी नहीं? आयशा ने हिमान के दिल की कैफियत उसे बताई। हाँ, तो वो अच्छा काम करता ही कब है? हर वक्त तो किसी न किसी मसले में हाथ दे देता है। ताशा की बात पर आयशा ने नाराज नजरों से उसे देखा तो वो फौरन लहजा बदलते हुए बोली, अच्छा तो क्या हो गया? अगर मामू जान सख्ती करते हैं तो उनका मिजाज शुरू से ही ऐसा ही है ना? ताशा ने फिर लापरवाही से कहा तो आयशा बोली, तो फिर तुम्हारे या मेरे साथ उनका ऐसा रवैया क्यों नहीं? बुरा मत मानना ताशा, लेकिन बाबा जान उसके हिस्से का प्यार भी तुम्हें देते हैं। उस पर अगर वो कुछ कह देता है तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। आयशा ये कहकर वहां से चली गई, मगर ताशा के दिमाग में आयशा की बातें गूंजने लगी। उसने इन सोचों से अपने सर को झटका और बोली, मुझे क्या, मामू बस बेहतर जानते होंगे ना जो भी वो करते हैं। उसने कंधे उचकाए, मगर उसके दिल की गहराइयों में कहीं सिर्फ चंद लम्हों के लिए एक परेशानी जरूर पैदा हुई थी। नजर स्टूल पर पड़े हिमान के चाय वाले कप की तरफ गई तो उसे देखकर ताशा को हिमान का चंद मिनट पहले वाला चेहरा याद आया। उसकी आंखें बहुत उदास थी। हाँ, तो मैं क्या करूं, वो हरकतें भी तो ऐसे ही करता है ना। ताशा फिर खुद से बात करने लगी और सारी सोचों को झटक कर नीचे आ गई। हिमान एक कोने में सोफे पर खामोश और उदास सा बैठा था। ताशा को उसे यूं उदास बैठा देखकर न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। सब लोग बातों में मसरूफ थे और वो वहां मौजूद होते हुए भी जैसे मौजूद नहीं था। ताशा को वापस आते देखकर वो बिल्कुल नामहसूस तरीके से अनीसा के कमरे में चला गया। वापसी तक किसी को भी उसका ख्याल नहीं आया था। यह बात ताशा ने बहुत ही शिद्दत से महसूस की। वापस जाने के लिए सब ने एक दूसरे को अलविदा कहा तो उमर को याद आया कि हिमान ने तो बाइक पर जाना था। उसके साथ उसने आयशा को बैठने का कहा। शायद उसे लग रहा था कि ताशा रास्ते में उसे लड़ पड़ेगी। ताशा खामोशी से गाड़ी में बैठ गई जिसे उमर ड्राइव कर रहा था।